तो वेलकम टू द सेशन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अमित पटेल, आप सब हो मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर दे, क्योंकि मैं अकेला बोलूं कि मैं हूं अमित पटेल और आप कौन हो मैं ना बताऊं तो बुरी बात लगेगी ना। कुछ लोग मेरे साथ ज्वाइन हो गए हैं, जैसे जीत कल एग्जाम है बट फिर भी ज्वाइन हुआ है। तीर्थ है, मंथन सा एंड हर्ष पटेल मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले, वैसे मैं यहाँ से एक थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। पहले जो है वो 20th सेंचुरी द वर्ल्ड ऑफ इंडिया वाले जो चैप्टर्स है, उसमें आज हम 5th चैप्टर मोमेंट टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस करने वाले हैं। और 6 7 बाकी रहेगा। और फिर यूनिट 2 में मेकिंग द मॉडर्न नेशन 8 9 10 हो गया है, 11 भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो वहाँ पे 12 बाकी है। और यूनिट 3 इट्स लैंड एंड पीपल, बट इसमें 2021 ईयर्स में कुछ चैप्टर्स जो है वो स्किप भी किए गए हैं, तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। सो इन द प्रीवियस वन हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था, नेशनल मूवमेंट इन द इंडिया, और गांधी जी के आने के बाद क्या चीज़ें हुई थी उसके ऊपर भी ध्यान दिया था हमने, है या ना। तो रिप्लाई दीजिएगा। कुछ इश्यूज आ रहा है मेरे को मेरे टेस्टिंग डिवाइस में। यस, मंथन का रिप्लाई आ चुका है, गुड। गुड जीत। हेलो। आज हम बात करने वाले हैं दैट इज मूवमेंट टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस। आपको सब क्लियर है ना एक्चुअली, क्योंकि मुझे बहुत ही डिफिकल्ट वे में आ रहा है जो मेरा टेस्टिंग डिवाइस है उसमें। आई एम नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, क्योंकि थोड़ा स्टक हो रहा है। जैसे वो कंप्लीट हो जाता है मैं स्टार्ट कर देता हूँ। कि आप में भी स्टक होके आ रहा है? ओके। हाँ, मेरा एक्चुअली नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था, ऐसा लग रहा है मुझे। यस। ओके, आपके कमेंट्स भी मिल चुके हैं एंड लेट्स स्टार्ट। इट्स अ परफेक्ट वन, गुड। आर्य जोशी भी जुड़ चुका है। बात करते हैं मूवमेंट टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस इन अ पीरियड ऑफ 1920 टू 1947 इज कंसिडर्ड एज अ गांधीनियन एज, जैसे लास्ट चैप्टर में भी हमें जीत ने बताया था। एंड गांधीनियन मूवमेंट ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ओके। और गांधी, वो जो पीरियड था उसमें गांधी जी ने क्या क्या स्ट्रगल्स किए थे इंडिपेंडेंस के लिए, वो बताया है हमें। एक सेकंड देना मुझे। हमने गांधीनियन एज और गांधीनियन मूवमेंट्स और ऑफ स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, उस पीरियड को हम मानते हैं 1920 से 1947, क्योंकि 1920 में गांधी जी जो है वो भारत में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। This second stage of the national movement of India is struggle having the constitution's rights, moreover its struggle for the freedom India too. ओके, अब जब सेकंड फेज आया, पहला फेज हमने आगे पढ़ा आगे के चैप्टर्स में, वहां पे इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल हो रहा था। ये जो सेकंड स्टेज था उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए स्ट्रगल किया। हमने हमारे राइट्स क्या है, क्या हमारे से छीने जाते, उसके लिए हमने स्ट्रगल किया। दिस स्ट्रगल पास्ड थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स। ये जो स्ट्रगल है धीरे धीरे करके स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स में से पास हुआ, अलग अलग इवेंट्स में से पास हुआ। ओके। एंड दिस स्ट्रगल पास्ड थ्रू द स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स एंड देयर वाज अ यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑफ इट। इसके यूनिफॉर्म इफेक्ट भी हुए। वी शैल ऑब्जर्व दिस इफेक्ट इन दिस चैप्टर। उसके जो इफेक्ट है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले भी है। 1942 में साइमन्स कमीशन आया। 1942 में क्या आया? साइमन कमीशन। मॉन्टफोर्ड यानी कि
जिसका नाम है मॉन्टेगेस क्लेमफोर्ड, ओके, 1919. Amendment declared that commission should be sent to India after 10 years to examine the effect of the operation of constitutional reforms and struggle more reforms from the India, but 2 years later government appoint a Simon condition, Simon commission. तो अच्छे से समझो, 1919 में मॉन्फोर्ड अमेंडमेंट डिक्लेयर, अमेंडमेंट मतलब कि करेक्शन, वहां पे उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था उसमें हमने करेक्टनेस किया, यानी कि अमेंडमेंट करके, सुधारा करके उसको डिक्लेयर किया. अब डिक्लेयर क्या किया हमने, कमीशन शुड बी सेंट टू द इंडिया आफ्टर 10 years टू एग्जामाइन द इफेक्ट एंड ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे हो रहे हैं उसको एग्जामाइन करने के लिए, और दूसरा था ऑपरेशन उसके चेक करने के लिए, एंड टू सजेस्ट मोर रिफॉर्म्स, कि जो रिफॉर्म्स हुए वो सही से हुए हैं कि नहीं, क्या नए रिफॉर्म्स की जरूरत है कि नए करेक्शन की जरूरत है कि नहीं, उसके लिए अमेंडमेंट डिक्लेयर किया गया था, करेक्शन उसके लॉ के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया था. लेकिन 2 years लेटर गवर्नमेंट अपॉइंट अ साइमन कमीशन. 2 साल बाद ही गवर्नमेंट ने एक कमीशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, कुछ मेंबर्स का ग्रुप बनाया जिसको हम साइमन कमीशन बोलते हैं, क्योंकि उसमें साइमन हेड थे. सो द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ सर जॉन साइमन एंड 7 अदर मेंबर. इसके अंदर सर जॉन साइमन थे और उसके साथ 7 अदर मेंबर्स थे. सो ऑल ऑफ देम वेर मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. अब जब ये कमीशन बना, उस अमेंडमेंट में तो ऐसा बोला गया था कि भाई रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, उसका करेक्टनेस मेजर किया जाएगा, ऑपरेशन कैसा हो रहा है वो मेजर किया जाएगा. लेकिन इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने जब कमीशन बनाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो वो भी उनके ही लोगों का बना दिया. ऑल ऑफ देम आर ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर. सो देयर वाज नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर, कोई भी एक इंडियन मेंबर वहां पे नहीं था. इंडियंस रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ द इंडियन मेंबर्स in the institute in this commission, and so as to understand the problem and pains of the Indian society, but Britishers reject that recommendation. हमारी पार्टीज ने उसमें रिकमेंडेशंस दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि यार हमारे भी कुछ मेंबर्स उसके अंदर ऐड करो, ताकि हमारे भी सोसाइटीज के जो पेन है या कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे हम आप लोगों को बता सके. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको रिफ्यूज कर दिया. So the Indians decide to oppose it. इंडिया ने उस कमीशन का अपोज करना डिसाइड किया, इंडियन पीपल्स ने. साइमन कमीशन वॉज ग्रीटेड विद द स्ट्राइक, असेंबली प्रोसेसन्स मतलब सरगस, रेलिया, लाउड स्लोगन्स ऑफ साइमन गो बैक एंड अनफ्लिगर्ड टू ब्लैक फ्लैग एंड अप्रियल. अनफ्लरिंग ऑफ ब्लैक फ्लैग है ना, काले झंडे लहराए गए. अपिरल मतलब कि सामना किया गया, उसको इन शॉर्ट जितना हो सके उतना अपोज किया गया. सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस्ड द मूवमेंट मिक्सरिजली. ब्रिटिश गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हटी, उन्होंने इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया, बंद करवा दिया, जितना हो सकता है उतना दबाव डाल के. ओके, सो द असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑर्डर्ड लाठी चार्ज ऑन द लालाजी's प्रोसेसर्स. लालाजी ये जो प्रोसेसन्स रैली लेके निकले थे, लाला लजपत राय, तो वहां पे असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई लाठी चार्ज किया जाए. लाला लजपत राय वॉज इंजर्ड सीरियसली वाइल टेकिंग द लीड ऑफ द प्रोसेसन्स इन लाहौर. लाहौर में जब लाला लजपत राय इनके लीडिंग कर रहे थे, लीडर थे, तो उनके ऊपर जब लाठी चार्ज हुआ तो वो काफी बैडली इंजर्ड हो गए. एंड सो फ्यू मंथ लेटर पास्ड अवे. कुछ सालों में ही वो मर गए. द न्यूज ऑफ लालाजी's डेथ इंस्टिगेटेड वीर भगत, ओके, इंस्टिगेटेड वीर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, एंड देयरफॉर दे किल्ड सौंदर. अब लालाजी की ये लाठीचार्ज की वजह से जो मौत हुई, इंजरी की वजह से, तो ये राजगुरु भगत सिंह एंड सुखदेव को देखा नहीं गया, तो उन्होंने असेंबली में जाके बॉम्ब फोड़ा और सौंदर्स जो थे उसको उन्होंने मार दिया, मतलब कि जो पुलिस सुप्रीडेंट. ओके, चलो. फिर नेहरू कमेटी बनी. नेहरू कमेटी क्या था, तो विद द ऑपोजिशन ऑफ साइमन कमीशन, हिंदी वजीर दैट इज बर्कनहेड presented a draft in a constitution in a Simon Commission, in which it is stated that Indians leaders of all parties formulate appropriate constitutions which the British government will further think upon. अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों का काम क्या था, टाइम डिले करना. लोगों को क्या करना है, यस तीर्थ भी मेरे साथ जुड़ चुका है, लोगों को क्या करना है, टाइम दे दे के बिठा देना है, सप्रेस कर देना है मूवमेंट्स को.
तो साइमन का ये जो गो बैक यानी कि ऑपोजिशन हुआ था, अब उनको पता चला इंग्लिश पीपल को कि भाई ये तो लंबा चलने वाला नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, हमें एक लॉलीपॉप दे दिया, है ना। मतलब हमें लगता है कुछ मिलेगा और फिर कुछ दिया नहीं। उन्होंने ऐसा बोला कि भाई इंडियन पार्टीज जो है वो कलेक्ट होके एक ड्राफ्ट हमें दे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भाई हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। तो उसको जब रिप्रेजेंट करेंगे वो पार्लियामेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको पढ़ेगी एंड देन थिंक करेगी कि यार इस पे फॉलो करना है या नहीं करना है। So by understanding the challenges of this report, नेशनल जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ड्राफ्टेड नेहरू कमेटी, जो नेशनल जनरल असेंबली था उन्होंने एक नेहरू कमेटी बनाया, मतलब कि नेहरू के लीडरशिप में एक कमेटी बनी। एंड दिस रिपोर्ट, कौन से नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, है ना, दिस वन, उनके पिताजी, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट किया उन्होंने, मतलब उन्होंने जो रिपोर्ट किया उसको बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट। This report was given a known as Nehru report, and which states the Dominion state, independent judiciary, फंडामेंटल राइट। इस रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या लिखा गया था कि डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, लोगों का अलग से स्टेटस होना चाहिए, जुडिशरी के ऊपर किसी का फोर्स नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, एडल्ट सफरेजिस्ट जो थे, सरफेजिस्ट जो थे, एडल्ट को जो भी नुकसान हो रहा था उनके बारे में लिखा गया था। सो इवेंचुअली द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्टेड द रिकमेंडेशन मेड इन दिस रिपोर्ट। देखो कितने पक्के लोग हैं, कितने जबरदस्त दिमागी वाले लोग हैं। पहले बोलते हैं कि आप कंटिन्यू करो, आप ड्राफ्ट बनाओ, आप रिपोर्ट बनाओ, और उसके बाद बोलते हैं, अब उसके बाद बोलते हैं नहीं, हम उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? यस जी, बाटली में डाल देते हमें, है ना। उसके बाद उन्होंने हमें बोला नहीं भाई, आपका रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फिर हमारा खून उबल गया भाई, है ना। इसीलिए हमने अब बोला नो कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं भाई, हमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, वी रिक्वायर्ड जस्ट इंडिपेंडेंस। तो मैंने यहाँ पे आगे एक सेंटेंस गलत बोल दिया था कि ये जो सेकंड स्ट्रगल हुआ ना, दैट हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मोर एवर इट इज स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया टू। वैसे ज्यादातर वो स्ट्रगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन फिर वो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में चेंज हो गया। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हमने किस पे ज्यादा फोकस कर लिया, इंडिपेंडेंस पे। सो ड्यूरिंग द नेशनल असेंबली मेंबर्स, जवाहरलाल नेहरू जो मोतीलाल नेहरू के सन थे, एंड सुभाष चंद्र बोस वेर एक्टिव नेशनल लीडर। उस वक्त वो दोनों जो थे वो एक्टिव लीडर थे, एंड दे वेर प्रोपोगेटर्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बस उन्होंने माइंड में सोच लिया था कि वी रिक्वायर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नो ब्रिटिश रूल, नो वन ब्रिटिशर्स, है ना, हम खुद करेंगे, खुद चलाएंगे देश को, हटो यहां से। देन सो यूथ ऑफ द इंडिया वर नॉट हैप्पी विद द डोमिनियन स्टेटस। ओके, उस वक्त हमारा जो ये डोमिनियन स्टेटस था ब्रिटिश पीपल का, यहाँ पे यूथ जो था वो हैप्पी नहीं था। सो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स रावी इन लाहौर, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नेशनल जनरल असेंबली पास द रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। रावी नदी जो थी वहां पे ये लोगों का मीटिंग हुआ, और इन लोगों ने पास कर दिया कि वी रिक्वायर जस्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नथिंग एल्स, नो एनी राइट्स, हमें पहले इंडिपेंडेंस चाहिए, हमारा देश हम चलाएंगे और कोई नहीं। ओके, यस, पहले अगर उन लोगों ने उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होता डोमिनियन स्टेट्स का, तो आज भी शायद वो रूल कर रहे होंगे, हमारे राइट्स कम होते, है ना, और सही से करते तो करने भी देते। देन सो आफ्टर द 26 जनवरी 1930 द मेंबर्स टुक द ओथ ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 में उन लोगों ने कंप्लीटली ओथ ले लिया, शपथ ले ली थी इंडिपेंडेंस की, इसीलिए हम 26 जनवरी को एज अ नेशनल सेलिब्रेशन डे एंजॉय करते हैं। So since then, 26 January become the memorable for the all of us. Independent India has made the Republic Day memorable by implementing the Constitution of India on this day. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो चुका था, लेकिन नजदीक में 26 जनवरी आ रहा था, तो हमने इस डे को मेमोरेबल रखने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी 26 जनवरी को इंप्लीमेंट किया। ओके, सो भाई गांधी जी का क्या रोल रहा? So Dandi Yatra from March 12 to April 6, 1930. As a part of the civil disobedience movement, Gandhi decided to go the Dandi village by its sea coast to break the salt law. उस वक्त जो सिविल डिसोबियंस हो रहा था मूवमेंट, सबको दिखाना और खुद का, हमने एग्जाम्पल, खुद का जो चीज है वो खुद का है। देन तो उस वक्त क्या किया था इंग्लिश पीपल ने, हमारा सी, हमारा समुंदर, हमारे लोग मेहनत करें, वहां से हमारे लोग नमक निकाल के लाए, वो नमक हमारे लोग मजदूरी करके बेचे,
फिर उसके मुनाफा कौन ले जाता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये कैसे चलेगा? चलो बाहर की प्रोडक्ट आके अगर वो बेचते हैं तो ठीक है, बाहर की प्रोडक्ट वो इंग्लैंड की लाके यहाँ पे बेचते और मुनाफा कमाए तो ठीक है, बट समुंदर हमारा, नमक हमारा, लोग हमारे, मेहनत हमारी, फिर भी वो उसके ऊपर क्या लगा देते थे? टैक्सेस लगा देते थे इंग्लिश पीपल, है ना, ब्रिटिशर्स। एंड से दैट्स वाई इसको हम सॉल्ट लॉ बोलते थे उस वक्त। तो गांधी जी को लगा है तो इनजस्टिस है, चलो इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, लेकिन अपनी तरह से, गांधीगिरी से। So on the March 11th March evening, in the assembly of thousands of the people, the message of the सत्याग्रह was sent. उनका एक ही शस्त्र था, सत्याग्रह। वो बंदूक नहीं पकड़ते थे, कुछ नहीं, लाठी पकड़ते थे सही, लेकिन मारते नहीं थे। तो सत्याग्रह उन्होंने एक मैसेज सेंड किया सत्याग्रह का। इवन इफ पीपल गॉट द अरेस्टेड विद द फर्म डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन वायलेंस, अगर लोग इस बीच में अरेस्ट भी हो जाते हैं तो भी गांधी जी वायलेंस नहीं करेंगे, वायलेंस के खिलाफ थे, नॉन वायलेंस स्ट्रगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट कंटिन्यूड। लोग अगर अरेस्ट किए भी जाते हैं फिर भी हम इस मोमेंट को आगे लेके जाएंगे, वो भी नॉन वायलेंटली। ओके, यस, गुड। जितने जैसे बताया कि इंग्लिश पीपल वेर इम्प्लीमेंटेड हाई टैक्सेस ऑन अ बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक सॉल्ट। सो ऑन द 12th मार्च 1930, क्योंकि इंग्लिश पीपल को पता था कि लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट तो चाहिए, किसी भी हाल पे वो लेना पड़ेगा, है ना, इसलिए फिर वो वहां पे टैक्सेस डाल देते थे, भले उनके प्रोडक्ट ना लिए तो लेना ही पड़ेगा ना। चलो, so on the 12th March 1930, under the leadership of Gandhiji, commenced Dandi Yatra with the support from Harijan Ashram, with his supporters from the Harijan Ashram, which is in now known as Gandhi Ashram, and signing by the Heman। मतलब कि कौन सा उनका स्लोगन था? वैष्णव जन, कौन सी प्रेयर उन्होंने गाई और फिर स्टार्ट किया? वैष्णव जन तो तेनेज તેને રે કહીએ જે પીડ પડાઈ જાણે રે, है ना, जो પીડ પરાઈ જાણે રે, બીજાના દુઃખ જે જાણી શકે ગુજરાતીમાં, એને આપણે વૈષ્ણવજન કહીએ છીએ। So Gandhiji said that in a Dandi Yatra 29th March 1930, I shall, oath उन्होंने क्या लिया? I shall die the death of crow and dog। मैं कुतरा बिलाड़ा जो मरी जाइस, okay, but I will not return in the ashram without attending the पूर्ण स्वराज। मैं इस आश्रम में तब तक नहीं आऊंगा जब तक मैं पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस अटेंड नहीं कर लेता। सो ब्रेव नेवर रन अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। उन्होंने बताया कि बहादुर लोग जो है वो कभी स्ट्रगल करना नहीं छोड़ देते। दो वन वुड रन बाय सीइंग द स्ट्रगल इज नॉट ब्रेव। और जो स्ट्रगल देख के भाग जाए वो बहादुर नहीं है। ऐसी बात गांधी जी ने बताई। Gandhiji, along with his supporters, started the Dandi March, and this march was 370 kilometers, which include Asali, Bareja, Nadiad, Anand, Boraivi, Ras, Jambusar, Bharuch, Surat, Navsari, as well as a small and large regions. It's a very huge, है ना? आप लोगों ने गुजरात के है तो सुना ही होगा। Here it is Ahmedabad and here it is a Dandi, small village. ओके, तो यहां से लेके ऐसे ऐसे करके 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 370 किलोमीटर का ये मार्च किया बाय पैदल, है ना, वॉकिंग, वो वहां पे पहुंचे। ड्यूरिंग द डांडी मार्च इन दिस रीजन people were explained the reasons for the civil disobedience movement and breaking the salt law। जब वो मार्च करते गए बीच में विलेजेस आते गए तो लोग उनको खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, रखते थे, और वो वहां पे मीटिंग्स करते थे, लोगों के साथ मिलते थे, वार्तालाप करते थे, और उस वक्त लोगों को समझाते थे कि व्हाट इज द सिविल डिसोबीडियंस एंड व्हाट इज द salt law breaking and why they are required to break। Okay, so Dandi March passed through the small and large towns। People used to clean the village roads, decorate their houses with the torans, all conscience for the satyagrah। ओके, जब ये दांडी मार्च जो है वो आगे चलती गई तो जब जब किसी गांव वालों को पता चलता था कि अब हमारे गांव में आने वाले, यहाँ पे आने वाले, इस टाउन पे आने वाले, तो वो टाउन को क्लीन करते थे, क्योंकि गांधी जी को क्लीनलीनेस कितना पसंद है आपको पता है। उनके नाम पे ही आज हम एक पूरा मूवमेंट चला रहे हैं कि क्लीन इंडिया। देन तो इस तरह से वो अपने गांव को डेकोरेट करते थे। देन सो दांडी यात्रा हैड अ वंडरफुल इफेक्ट इन creating the astonishing faith, unity and co-sequence among the people। जब ये 370 किलोमीटर का सफर किया इन्होंने वॉकिंग के थ्रू,
वहां पे लैक्स ऑफ पीपल्स के साथ गांधी जी मिले, उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनको समझाया कि क्यों सब कुछ जरूरी है, लोगों को विश्वास आया, लोगों को इंडिपेंडेंस में समझ में आने लगा कि क्यों चाहिए। ऑल ऑफ दिस नेशन वॉज हैविंग अ वेव ऑफ सत्याग्रह, और फिर इससे चलते पूरे देश में वेव ऑफ सत्याग्रह घूम गया, सत्याग्रह सत्याग्रह। देन so Gandhiji along with his colleagues and supporter reached Dandi after 24 days of march, that is 5th April 1930, रात को पहुंचे थे। and so on the early morning April 6 Gandhiji broke the salt law, है ना। 24 आफ्टर 24 days वो चल के 370 किलोमीटर चल के वहां पे पहुंचे। एंड 6 अप्रैल को, कितने कौन से अप्रैल को, 6 अप्रैल को ऑलमोस्ट दिन का 15 किलोमीटर जैसा वो ट्रैवल किए, चले पैदल, है ना। तो ऑन द 6 अप्रैल मॉर्निंग गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया बाय पिकिंग अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी कोस्ट। सी कोस्ट से उन्होंने एक हैंडफुल क्या निकाला, एक मुट्ठी भर नमक निकाला। इन अ लाउड वॉइस गांधी जी स्टेटेड दैट आई हैव ब्रोकन सॉल्ट लॉ, और जोर से बोले कि मैंने नमक का लॉ तोड़ दिया है। एंड वाइल एड्रेसिंग द पीपल गेदर देयर ही अटर्ड दैट, उन्होंने बोला कि आई बाय दिस इवेंट आई एम अप्लाइंग अ सॉल्ट टू द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इस मोमेंट से, इस इवेंट से मैं ब्रिटिश एम्पायर का जो भी फाउंडेशन है उसके फाउंडेशन में मुट्ठी पर नमक डालता हूं। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है बेटा, तो उसके फाउंडेशन यानी कि पाया जो बोलते हैं हम, उसके अंदर सॉल्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर बिल्डिंग भले ना बहुत बड़ी बना लो, अगर उसका फाउंडेशन वीक हो गया तो वो बिल्डिंग गिर पड़ती है ना। इसीलिए आप देखना कि जब कोस्टल एरिया है वहां पे, है ना, इस कंस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं टिकते। आप देखना पूरा निकल जाता है सीमेंट वगैरह, क्योंकि उसके अंदर का जो मेटल्स होता है वो भी कॉरोड हो जाता है। इस तरह से गांधी जी ऐसा बोलना चाहते थे कि यार ब्रिटिश ने इतना बड़ा जो बिल्डिंग बनाया है, मैं उसका फाउंडेशन को ही तोड़ डालूंगा, पूरा बिल्डिंग ऐसे ऐसे हिल के नीचे आ जाएगा। देन तो ऐसा उनका उस टाइम पे सेंटेंस का मीनिंग था। सो श्री महादेव भाई देसाई हैज कंपेयर्ड दिस इवेंट एज अ महाविनिष्क्रमण, द ग्रेट रिन्यूएशंस, ओके। एंड जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स, राइटर्स, हिस्टोरियन ऑफ इंडिया and across the world visited and published the report about the witness in their own newspaper and booklets. So in this way, Dandi Yatra which started from the Sabarmati Ashram, Gandhi Ashram, Harijan Ashram, on 12th March was nationally acclaimed and achieved its physical completion, but it started applying a salt to the foundation of the building in the form of British Empire. काफी हिस्टोरिकल ये जानी जाती है ये इवेंट, और यही से हम बोल सकते हैं कि भाई बिल्डिंग जो बड़ा सा ब्रिटिश एम्पायर था उसके फाउंडेशन में सॉल्ट डाल दिया गांधी जी ने, मतलब कि उसको हिलाना स्टार्ट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जनरेट अ न्यू नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस अमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया। सो द ब्रिटिश पुलिस बीट द मिसेजली, और ना ब्रिटिश पुलिस ने लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा, लाठीचार्ज किया, अरेस्ट किए, शूटिंग किया उनके ऊपर, है ना, शूट किया। Operations on the women, children continue, but aggression did not decrease. लोगों का गुस्सा डिक्रीज नहीं हुआ, ओके। एक जुनून था वो डिक्रीज नहीं हुआ। बाकी ब्रिटिश लोगों ने बेरहमी से हमारे साथ व्यवहार किया, बट फिर भी हम डटे नहीं, पीछे नहीं हटे, ओके। So during the Dandi March, numerous construction programs like a boycott of foreign clothes, then prohibitions of the liquor, removing of untouchability, Hindu-Muslim unity, oath to do social services were held. So Dandi Yatra and breaking of salt brought not only a nationwide consequences, but it brought frame in an aspect of non-violent struggle and movements worldwide. ओके, दांडी यात्रा ने सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट लॉ को ब्रेक नहीं किया, लेकिन काफी सारी चीजें को चेंज किया। प्रोसेशंस, प्रोग्राम्स, असेंबलीज वेर कंडक्टेड फॉर बाइकआउटिंग द फॉरेन गुड्स। सर्कस निकले, मीटिंग्स हुए, मेले लगे कि भाई फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करो। प्रोहिबिशन ऑफ फॉरेन लिकॉर, अल्कोहल जो बाहर से आ रहा है, लिकॉर, एंड पिकेटिंग ऑन अ लिकॉर मेकिंग, है ना, ये सब पिकेटिंग मतलब बंद करवा देना।
यहाँ पे बाइकआउट करना, नॉट गिविंग द रेवेन्यू टैक्सेस, टैक्स ही मत दो, सत्याग्रह फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी था उसकी वजह से हमारा सोसाइटी बढ़ जाता था, तो वो रिमूव करो। टू द वीकन ऑफ दिस एगेशिएशंस एंड स्ट्रगल द गवर्नमेंट स्टार्टेड लाठीचार्ज। अब ऐसी स्ट्रगल जो पूरा एक वेव चालू हो गया पूरे नेशंस में, उसको सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लाठीचार्ज स्टार्ट किया। इम्पोरिसमेंट एंड अदर एट्रोसिटीज, है ना, इम्पोरिसमेंट मतलब कि लोगों को डराया धमकाया, एट्रोसिटीज ला दी और काफी सारे रूल्स ला दिए उसके हिसाब से, कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली सही ना हो ऐसे रूल्स ला के लोगों को सप्रेस करने का ट्राई किया। बट पीपल रिएक्टेड बाय डिस्ट्रॉइंग द रेलवे स्टेशन। अब कब तक पीपल सत्याग्रह पे चलेंगे, नॉन वायलेंस पे चलेंगे, जब उन लोगों ने वो हदें हटा दी थी, बहुत सारा वायलेंस किया, लाठीचार्ज किया, गोलीबारी की, लोगों को मारा, फिर लोगों का गुस्सा निकल गया और जो नॉन वायलेंस का जो पॉलिसी था गांधी जी का वो डिस्ट्रॉय हो गया, लोगों को गुस्सा आया, डिस्ट्रॉइंग रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स लोगों ने जला दिए बंद और उनको वायलेंस में कन्वर्ट कर दिया। इंसिडेंट्स लाइक द सप्रेशन ऑफ टैक्सेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल गफर खान, जिसको हम बोलते हैं फ्रंटियर घाटी, एट वडाला बॉम्बे, स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन लिक्वर अंडर द लीडरशिप ऑफ कस्तूरबा गांधी इन बॉम्बे, then Garsana in a Surat and Viragam during the salt flow aggression, renunciations of the government service as well as removal of the children from the government school were a major highlights of this movement। इस मोमेंट के अलावा दांडी यात्रा तो हमने पढ़ा, उसके अलावा उस साथ में सेम टाइम में कौन कौन से मूवमेंट्स हो रहे थे, तो एक है अब्दुल गफर खान जिनको हम फॉरेनर गांधी बोलते हैं, जो वडाला में बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट द फॉरेन लिक्वर, सॉरी जिन्होंने वडाला में काम किया और उन्होंने उनके उनकी जो रैली थी उसको सेपरेशन, उनके एग्रेशंस को कम करने का ट्राई किया था, किसने, ब्रिटिश ने। फिर बॉम्बे में स्ट्रगल हुआ अगेंस्ट द फॉरेन लिकर, वो किसके लीडरशिप के थ्रू हुआ, कस्तूरबा गांधी। फिर सूरत के अंदर है गरसाना और इन विरमगाम, वहां पे सॉल्ट लो एग्रेशंस वहां पे भी हुआ था जैसे दाड़ी में हुआ था। रिनोक्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस, उसको छोड़ दिया गया, लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस छोड़े, लोगों ने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से निकाल दिए, ऐसे कुछ काफी सारे हाईलाइट इवेंट्स जो थे वो उस दौरान हुए थे। डन। तो अप टू नाउ काफी कुछ बातें थी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली, आज मैं यहाँ तक ही रखने वाला हूँ। इसके बाद गांधी इरविन के बीच में क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे और काफ़ी सारी बातें धीरे धीरे हम आने वाले लेक्चर्स में करते जाएंगे। ओके, बट जितने भी स्टूडेंट्स, 2-3 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर शायद वीएम में चैप्टर है तो थोड़ा अपने आप पढ़ ले, छोड़े ना। ओके, थोड़ा अपने आप पढ़ ले। Yeah, at that time Gandhiji thought what Himalaya blunder mistake he had done by giving a non-violence power। ये सही है। Okay, you have to write down 2 times। Okay, VM guys can be so after examination, बाकी के लोग लिखेंगे। Okay, 2 times लिख के आप मुझे बता सकते हो। Then और दूसरी बात पॉइंट वाइज लिखना। और एक बात, कल मेरा लेक्चर नहीं है, कल मैं थोड़ा अनफॉर्चुनेटली बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो कल मेरा लेक्चर नहीं है। परसों हमारा जो रेगुलर टाइम था उसी पे हम मिलेंगे, है ना, जो रेगुलर शेड्यूल्स बैठता था उसी टाइम पे हम मिलेंगे। ओके, वेडनेसडे को। तो सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर, तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।